हेलो नमस्कार। कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। मेरा नाम साकेत है और आपने अक्सर मेरे चैनल पर बैंक रिलेटेड वीडियो के बारे में बात करते सुना होगा। मैं यहाँ पर बहुत ही साधारण तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो बैंक को पेमेंट मत करो। पर इसका फ़ायदा बहुत सारे लोग उठाते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे हैं वो भी पैसे पे नहीं करते। अगर आपने अनसिक्योर लोन ले रखा है तो ज़्यादातर लोग ये कोशिश करते हैं कि अगर हम पैसे नहीं पेमेंट करें तो बैंक हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तो बैंक अब इस पे बहुत ही ज़्यादा सख्ती से नए नियम लेके आ रहा है और कहीं ना कहीं अब अनसिक्योर लोन की रिकवरी को भी थोड़ा सा और टफ बना रहा है। अगर आपके पास भी कोई भी अनसिक्योर लोन है जिसकी पेमेंट अब आप नहीं कर रहे हो तो आप थोड़ा सा सतर्क हो जाओ, क्योंकि बैंक अब आरसी काटने जा रहा है आपका भी, जिसके बाद बैंक आगे के प्रोसीजर में यहाँ पर क्रिमिनल ऑफेंस के तहत आपको 420 और 406 के तहत घेरेगा और कहीं ना कहीं अगर आप दोषी पाए जाते हो तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। मैं साकेत कोशिश यही करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी बातों को सुने और समझने की कोशिश करें। आप भी अगर ये गलती कर रहे हैं तो भविष्य में ना करें अपने लोन पर, ताकि बैंक आपका कुछ भी अहित ना कर सके। जहाँ तक पैसे की बात है, अगर आपके पास पैसे नहीं है, जेन्युइनली पैसे नहीं है, तो बैंक कभी भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और कहीं ना कहीं अगर आपको कोर्ट में भी बुलाया जाता है तो कोर्ट में भी आपके भलाई के लिए, आपके हित के लिए ही बात की जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सभी निवेशक, सभी दर्शक और सभी मेरे प्यारे सब्सक्राइबर से आग्रह है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने बैंक से क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन ले रखा है, अगर किसी भी कारणवश आपके पास पैसे नहीं हैं, आप बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस में भारी नुकसान हुआ और उसके बाद आपने पेमेंट को करना बंद कर दिया। अब ऐसी स्थिति में आते हैं जब आप पेमेंट नहीं कर पाते, आपने पर्सनल लोन लिया है, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो ऐसी स्थिति में बैंक को सबसे पहले पेमेंट ना करने का वजह ज़रूर बताएं और उसके बाद अगर आप डिफ़ॉल्ट कर जाते हो, पैसे नहीं दे पाते, तो बैंक आपको एज अ डिफ़ॉल्टर कंसिडर करता है। सेम चीज़ बिजनेस में भी होता है। अगर आपका बिजनेस चल रहा था, आपका कोई भी नुकसान होता है, आपका दुकान जल जाता है, बिजनेस में भारी नुकसान होता है, स्टॉक की कमी होती है और अपने बिजनेस को आप नहीं चला पाते और कहीं ना कहीं आप बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में बैंक का बैलेंस शीट और दिए गए सारे डॉक्यूमेंट को बैंक के पास सबमिट करें और उसके बाद अगर आप अपने ईएमआई को नहीं पे कर पाते तो बैंक कभी भी आपको क्रिमिनल ऑफेंस के तहत नहीं फंसा सकता। बैंक को ये मानना पड़ेगा कि आप कहीं ना कहीं अपने आर्थिक स्थिति के कारण अपने पैसे को नहीं पे कर पा रहे हैं। क्रेडिट कार्ड में भी क्या होता है कि ज़्यादातर लोगों को क्रेडिट कार्ड कब दिए जाते हैं, आप अगर कोई अच्छे बिजनेस में हैं, आप ज़्यादातर मैंने देखा है लोगों को जब वो अच्छे जॉब कर रहे होते हैं, कोई भी कॉर्पोरेट्स में, कोई भी सरकारी नौकरी हो या कहीं पर भी आप जॉब करते हैं, तो ज़्यादातर यंगस्टर क्या करते हैं कि मल्टीपल क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं और जब वो जॉब नहीं रहता या वो जॉब चेंज करते हैं तो उनकी सैलरी उतनी नहीं रहती, तो वो अपने क्रेडिट कार्ड का मिनिमम भी पे नहीं कर पाते। और मैं आपको बताऊं कि सभी बैंक और एनबीएफसी कंपनी का मेन मकसद यही होता है कि आप अपने ईएमआई को पे ना करो और वो मिनिमम के नाम पे, प्रोसेसिंग के नाम पे, एक्स्ट्रा चार्जेस के नाम पे आपसे पैसे वसूलते रहें। बैंक कभी भी नहीं चाहता कि आप पेमेंट करो, बैंक चाहता है कि आप लेट पेमेंट करो। बैंक चाहता है कि आप उनको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देते जाओ, पेनल्टीज पे पेनल्टीज देते जाओ और अपने 1 लाख के लोन को 1,60,000 बना लो, 2 लाख बना लो। और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड वालों का तो आप इंटरेस्ट की बात करें तो 160% से भी ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में जब लोगों को पता चला कि जब अनसिक्योर लोन में हमारे पास खोने के लिए कुछ तो है नहीं, बिजनेस में नुकसान है, पर्सनल लोन है हम नहीं देंगे, तो बैंक क्या करेगा, क्रेडिट कार्ड में कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो बैंक यहाँ पे पूरी तरह से असहज महसूस करता है और लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं ये सवाल होता है, जब हमारी कोई सिक्योरिटी बैंक के पास है ही नहीं तो हम पैसे नहीं देंगे तो बैंक हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तो सबसे पहले कुछ गलती हैं जो लोग इस एवज में करते हैं और इसका भुगतान उनको बहुत ही भारी पड़ता है। सबसे पहले अब बैंक यहाँ कुछ नए नियम इम्प्लीमेंट करने जा रहा है।
अब जितने लोग बिजनेस लोन हो, पर्सनल लोन हो या क्रेडिट कार्ड है, जब वो इंटेंशनली पेमेंट नहीं करते और बैंक ऐसी गलती पाया जाता है कि उनके पास, क्योंकि आज के डेट में पैन कार्ड से आपका हर एक अकाउंट, हर एक ट्रांजैक्शन जुड़ा हुआ है, तो बैंक इसको मॉनिटर करने में बहुत अधिक समय नहीं लगाता। बैंक बहुत इजीली मॉनिटर कर पाता है कि आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है, आप पैसे ले रहे हो, आप पैसे पेमेंट कर रहे हो, बस अपने आईडी से नहीं कर रहे, आप अपने अकाउंट से नहीं कर रहे, अपने परिवार वालों से करते हैं। ऐसी स्थिति में बैंक सबसे पहले आपके उस ट्रांजैक्शन को तो होल्ड कर ही सकता है, और साथ ही साथ अगर आपका कोई भी पैसा उस बैंक में आने वाला है तो उसको भी होल्ड करवाता है। और बैंक कहीं ना कहीं इसके बाद एसडीएम के माध्यम से आपके ऊपर आरसी कटवा सकता है और आपका यहाँ पे अमीन आ सकता है, जो आपकी अचल संपत्ति होती है, जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, उसको वो जब्त कर सकती है। क्योंकि इसके पहले बैंक ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लेना चाह रहा था, और कहीं ना कहीं बैंक अब बहुत सारे कस्टमर को आइडेंटिफाई कर रही है जो कि जानबूझकर पेमेंट नहीं कर रहे हैं, और कुछ गलतियां और भी कस्टमर करते हैं कि जिस बैंक में उनका अकाउंट होता है उस बैंक अकाउंट को क्लोज करते हैं। अगर आप भी ये गलती करते हैं तो कहीं ना कहीं जो एक सिविल का मामला है उसको क्रिमिनल ऑफेंस में आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप अपने बैंक अकाउंट को बंद करते हैं, आप खाता बंद करते हैं, उसके बाद ईसीएस को अगर आप रुकवाते हो, तो इस एवज में आप पे 406 और 420 के तहत मुकदमा होगा और आप जेल भी जा सकते हो। आपके पास पैसे नहीं है तो बैंक को यहाँ पे कांटेक्ट करें, अपने प्रॉपर रीजन को दें। उसके बाद अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो अगर आपके ऊपर बाद में कार्रवाई होती भी है तो बैंक को ये मानना पड़ेगा इस कस्टमर ने पहले इंटीमेट किया था, उसके बाद जाके ही वो पैसे को नहीं पे कर पा रहा है। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, भगवान न करे आपके सैलरी कम हो जाती है और आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, आपका जॉब चला गया, तो ऐसे एवज में अगर आप बैंक को ये बताते हो कि मेरा जॉब चला गया है, तो बैंक आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन प्रोवाइड कर सकता है। बैंक आपको कुछ दिनों के लिए मोरेटोरियम दे सकता है, बैंक आपके लोन को रीस्ट्रक्चर कर सकता है, बैंक रिकास्ट कर सकता है, आपके पेमेंट को रीशेड्यूल कर सकता है। और ऐसे फायदों के बाद बैंक का भी यहाँ पे एनपीए नहीं होता और कहीं ना कहीं आप अपने आप को भी लीगल एक्शन से बचाते हो। अंतिम में, लास्ट में मैं उन कस्टमर से बात करना चाहता हूं जो अक्सर ये एक्सक्यूज देते हैं कि पहले हमारी इनकम थी, अब हमारी इनकम नहीं है और मेरे पूरे पैसे घर खर्च में निकल जाते हैं, हम बैंक को पेमेंट नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको रिकवरी एजेंट का बिहेवियर का सामना करना पड़ेगा। और अगर आप बैंक के कंप्लेन को लेकर पुलिस थाने में भी जाते हो कि रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहा है, तो यहाँ पे पुलिस का सबसे पहला कन्वर्सेशन ये होगा कि आप पेमेंट कर दो। अगर पेमेंट करने के बाद भी अगर रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहा है, फिर जाके हम यहाँ पे आपके कोई भी बात को सुनेंगे और यहाँ पे लीगल एक्शन लेंगे। ऐसे केस में जो एक कस्टमर है, एक जनता है, पूरी तरह से घबरा जाता है और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग सुसाइड अटेम्प्ट के बारे में भी सोचते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग जो ये बोलते हैं कि वो आपका सेटल करा देंगे, आपके कंपनी के साथ वो टाई अप करेंगे, आपका मल्टीपल लोन है, ऐसे लोगों से भी बच के रहें, ऐसे वेबसाइट से भी बच के रहें, ऐसे कंपनी से भी बच के रहें, क्योंकि वो आपका पैसा लेके रिफंड फॉर्मूले के तहत ना आपका पैसा मिलेगा, ना आपका सेटलमेंट होगा और आप कहीं ना कहीं उस पैसे को भी लॉस कर जाओगे। अगर आपको भी समझ में नहीं आता कि ऐसी स्थिति में अगर आप भी पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आपके लिए सही कदम क्या है, अब आपको क्या करना चाहिए, स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। अपॉइंटमेंट के थ्रू आप मुझसे बात करोगे, मैं आपको बताऊंगा कि अब आपका अगला स्टेप क्या होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।